गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जंतुओं में परिवहन कैसे होती है। जैविक प्रक्रिया के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे भोजन से ही प्राप्त होती है। पाचन अंग के द्वारा बचा हुआ भोजन हम पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा अपशिष्ट और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंग तक पहुँचाया जाता है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों को श्वसन के लिए लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। साथ ही इन अंगों में श्वसन क्रिया के द्वारा लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसका अर्थ यह है कि जीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का किसी न किसी तरह परिवहन होता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बनता है वो हमारे शरीर तक कैसे पहुंचती है, और वहाँ से जो बने हुए उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से कैसे बाहर निकाली जाती है, उसी चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ जीव दिए हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और यह जीव पानी में रहते हैं, तो इनमें जो है परिवहन किनके द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। इसी क्रिया के द्वारा शरीर के भीतर पदार्थ जाते हैं और शरीर के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, विसरण की क्रिया के द्वारा। अब है मनुष्य में रक्त का परिवहन कैसे होता है। रक्त तो जान रहे हो, रक्त हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है। मतलब इसी के माध्यम से हमारे शरीर में पूरा ऊर्जा बनी हुई रहती है। इसी से भोजन से जो ऊर्जा बनता है रक्त के माध्यम से ही शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यह एक संयोजी ऊतक है। यह केवल तरल पदार्थ ही नहीं है, बल्कि रक्त की पतली सी तह को कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो बहुत से कण दिखाई देते हैं। ये कण वास्तव में कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, जिसमें 92% क्या होता है? पानी होता है, और 8% में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और खनिज लवण होते हैं, जिसका रक्त द्वारा परिवहन किया जाता है। रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है। देखो, रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है, और इसमें यह एक कोई तरल पदार्थ नहीं है, इसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं। और इसमें एक प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का तरल भाग होता है, जिसमें ये कण तैरते रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का 92% जो होता है पानी से बना हुआ होता है, और रक्त में बाकी जो 8% होते हैं उसमें भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, अब है रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। यहाँ देखो, इस रक्त को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस प्रकार की दिखाई देती है। ये जो पानी पानी दिख रहा है ये प्लेटलेट्स हैं, और ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है वो श्वेत रक्त कणिका है, और छोटी छोटी जो होती हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में होती है वो होती है लाल रक्त कणिका। ठीक है, अब देखो लाल रक्त कणिका किसे कहते हैं। ये लाल रंग की कोशिका है जो आकार में छोटी और संख्या में अधिक होती है। दिख ही रहा है। ठीक है, इसलिए रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। लाल रक्त कणिकाओं के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। लाल रंग जटिल पदार्थ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसी के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। आप लोग कभी बिच्छू देखे हो? बिच्छू, उसको मारने से देखना उसका आपको लगेगा कि उसमें ब्लड नहीं है। ठीक है, रक्त नहीं निकल रहा है, पानी पानी जैसे दिखता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो इसलिए होता है, वो असल में उसका ब्लड ही होता है, उसका रक्त ही होता है, लेकिन उसके जो रक्त में जो होता है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसका रक्त लाल नहीं होता है। ठीक है, अब लाल रक्त कणिका का क्या काम है? इन लाल रक्त कणिकाएं अधिक होने पर हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन ले सकता है। मतलब ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। अगर इस कणिका की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है श्वेत रक्त कणिका। ये रंगहीन, आकार में बड़ी और संख्या में कम होती है। ठीक है, इनका काम होता है शरीर में रोगाणु, जीवाणु और अन्य बाहरी पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें इन्हीं के द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है, इनको हमारे शरीर का आर्मी बोलते हैं। ठीक है, देखो
ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। मतलब यही हमारे शरीर की आर्मी या फौज होते हैं, जो बाहर से हमें किसी प्रकार के जीवाणु या रोगाणु आदि का संक्रमण हमारे शरीर में होता है तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं ही उनसे लड़ती हैं और हमारी उन रोगाणु और जीवाणु से रक्षा करती हैं। उसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब चोट लगती है तो हमारा रक्त क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है, और कुछ देर में वो जम भी जाता है और रक्त का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो रक्त जमने का कारण जो होता है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ये एक प्रकार की कोशिका है जो संख्या में लाल रक्त कणिका से कम होती है, ठीक है। लाल रक्त कणिका रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और श्वेत रक्त कणिका कम पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स भी इनसे तो कम पाई जाती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के कारण ही हमारे शरीर, हमारे जो चोट है, चोट में रक्त का थक्का क्या हो जाता है, बनता है, ठीक है। बाकी कल मैं आपको पढ़ाऊँगी रक्त परिवहन का रेखा चित्र। अच्छा, इसको पढ़ाई देती हूँ तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ा रही हूँ तो हृदय परिवहन या परिसंचरण तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। शिरा धमनी के बारे में पढ़ चुके हो। शिरा क्या होती है, हमारे शरीर में जो ऊपर में दिखाई देती हैं, जो हरा नीला टाइप का दिखाई देती है, वही शिरा होती है। और धमनी जो होती है वो हमारे त्वचा के गहराई भाग में पाई जाती है, जिसको धमनी कहते हैं। शिरा क्या करते हैं, शिरा में धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और शिरा में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये हृदय है, ठीक है। हमारे हाथ पैर सिर से जो मतलब यहाँ पे जो है शिरा के माध्यम से हमारे विभिन्न अंगों से रक्त हृदय में आता है। उस रक्त को कहाँ भेजा जाता है, फेफड़े में भेजा जाता है। यहाँ पे धमनी और शिरा अलग, यहाँ देखो शिरा से रक्त अंदर आ रहा है और यहाँ पे एक दिया है, धमनी दिया है, इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। ये जो नली है इसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। यहाँ से ये फेफड़े में जाती है। अब फेफड़े में हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बहुत सारा होता है, यहाँ से ये रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और यहाँ से ये शिरा लिखा है ना, इसको फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। ये फुफ्फुस शिरा जो है वापस अच्छा वाला रक्त, मतलब ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त को फिर से हृदय में लाती है। अब हृदय से ये जो है धमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाया जाता है। समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से वो रक्त किसके माध्यम से हृदय में आता है, देखो यहाँ वृक्क, पैर, ये छोटी आंत, यकृत वाला रक्त जो ऑक्सीजन विहीन वाला है, ये जो काला काला लाइन है वो शिरा के माध्यम से हृदय में आ रहे हैं। सिर हाथ से जो ऑक्सीजन विहीन, जिसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, वो कहाँ आ रहे हैं, हृदय में आ रहे हैं। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन को अब शुद्ध करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन देना पड़ेगा इस रक्त को। तो यहाँ हृदय से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में क्या चला जाता है। अब फेफड़े से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और शोषित कर लेता है रक्त और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर हृदय में आ जाता है। अब हृदय में धमनियों के माध्यम से फिर से सारे शरीर में रक्त को परिवहित किया जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ोगे ना पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए चित्र को समझाई तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बोल के, ठीक है। यहाँ क्या क्या और दिया है, बहुकोशिक अकशेरुकी जंतुओं में परिवहन के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। इसमें मनुष्य के समान हृदय और रक्त नलिका का अभाव होता है, अतः रक्त सीधे कोशिका के संपर्क में होते हैं। इसे खुला परिसंचरण का तंत्र कहते हैं। देखो हमारे शरीर में परिवहन के लिए हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो जो अकशेरुकी जंतु, मतलब कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है, अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं में जो रक्त होता है क्या वो सीधा उसमें वो ना सीधे कोशिका के संपर्क में रहते हैं और इसमें
खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और कशेरुकी जंतुओं में रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है और नलिकाओं में बहता है, इसलिए इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। और धमनी और सिरा में अंतर तो जान ही रहे हो। धमनी की दीवार मोटी होती है, इसकी दीवार पतली होती है। यह अंदर से संकरी होती है, यह अंदर से चौड़ी होती है। दीवार मोटी होने के कारण ये रक्त न होने पर भी ये नहीं चिपकती है, और लेकिन इसमें रक्त नहीं होता है तो ये चिपक जाता है। इसमें रक्त तेज गति से बहता है और इसमें धीमी गति से बहता है। ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नब्ज दिखने वाला देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर यंत्र से क्या करते हैं, धमनियों में रक्त का दबाव को देखा जाता है। इसे विशेष यंत्र से नापते हैं। रक्तचाप सामान्य से अधिक या कम होना खतरनाक होता है। ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो धमनियों के माध्यम से उसको मापा जाता है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र देखे हो ना, डॉक्टर लोग रखे रहते हैं, वहीं से मापते हैं। अगर इसका दबाव जो होता है कम भी होना अच्छा नहीं है, अधिक भी होना अच्छा नहीं है, इसलिए इसका संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो शारीरिक कार्य और व्यायाम न करने से रक्तचाप में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए अच्छे से काम करो, पढ़ो। ठीक है। अच्छे से भोजन करो, चिंता मत करो। ठीक है। और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करो तो आपका बीपी क्या होगा, पूरा नॉर्मल रहेगा। ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ देखोगे ऐसे छुओगे कलाई को ना, तो यहाँ पे बिट 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 की आवाज़ आती है, जो 1 मिनट में 72 से 80 बार होती है। इसको आप लोग ना घर में करके देखना, ऐसे छू के कट कट टक टक की आवाज़ आती है। इसको क्या कहते हैं, मतलब ये जो है हमारा रक्त का जो बहना, जो झटका होता है धमनियों में, वही हमको पता चलता है। ठीक है। अच्छा, हृदय के बारे में भी दिया हुआ है, चलो इसको मैं पूरा कल पढ़ाऊँगी, है ना।